जय भीम। वंचित स्वर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने पिछले सप्ताह वामसेप और उसकी कार्य प्रणाली पर चर्चा की थी। आज हम फिर एक नया विषय आपके साथ चर्चा करने के लिए लेके आए हैं। वो विषय है जो आज पूरे भारत के जनमानस में छाया हुआ है। आप मेरा इशारा समझ चुके होंगे कि अभी 17 दिसंबर में संसद के शीतकालीन सत्र में भारत के गृह मंत्री द्वारा बाबा साहब के ऊपर जो टिप्पणी की थी उससे पूरा समाज और पूरा भारत जो संविधान के प्रति आस्था रखने वाले, संविधान को में स्नेह रखने वाले लोग, वो तमाम जनमानस उद्वेलित है। तो उस विषय पे चर्चा करने के लिए फिर से आज हमारे साथ में डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, वंचित स्वर के संपादक, हमारे साथ उपस्थित हैं। उनका स्वागत है और उनसे आप इस विषय में हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका वंचित स्वर के यूट्यूब चैनल में। आज कल जो है टीवी चैनलों में ये हर चैनल जो है ऐसी न्यूज़ को चला रहा है और भारत के हर चाय के टिप्पणी से लेके और सब जगह एक की बात की चर्चा है। विशेषकर जो मूल निवासी समाज है उसमें एक ये बहुत ही चर्चा का विषय है। बड़ा आक्रोश उनके बीच में दिखाई पड़ रहा है कि जो संसद में शीतकालीन सत्र के अंतर्गत जो बाबा साहब के ऊपर जो एक तिरस्कृत भाव से जो टिप्पणी की है उसके ऊपर आपका क्या कहना है और समाज में आपका उसमें क्या रिएक्शन है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है उस पर? जी धन्यवाद। सबसे पहले सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान। मैं देखिए वंचित स्वर यूट्यूब चैनल का, खासकर वंचित स्वर का, तो इस उत्तराखंड में एक सामाजिक चेतना या न्यायवादी चेतना जगाने में एक बहुत बड़ा रोल है। वही ये यूट्यूब चैनल भी काम कर रहा। मैं आपका धन्यवाद भी अदा करता हूँ कि पिछले हफ्ते से आपने जो एक साप्ताहिक चर्चा का जो ये क्रम छेड़ा है, तो हमें उम्मीद है कि अभी ये साप्ताहिक चर्चा का दौर चल रहा है और ये बहुत जल्दी ये चैनल एक नियमित चर्चा, डेली चर्चा भी शुरू करेगा जो समसामयिक मुद्दों पर, क्योंकि आज की डेट में देश में मुद्दों की कमी नहीं है। तो जो अभी आपने कहा कि ये अभी हफ्ता भर नहीं गुजरा, हम लोग पिछली बार वही चर्चा हमारी बात हो रही थी। और देखिए इस समय एक बहुत बड़ा एक तरीके का मैं कहूँ कि इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये चाहे संयोगवश हुआ है या प्लानिंग से हुआ है। कई लोग कह रहे हैं ये योजनाबद्ध है, कुछ लोग कह रहे हैं ये स्लिप ऑफ टंग है, कुछ लोग कई अलग अलग इसकी व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन वैसे मैं तो जहाँ तक मेरा एक मानना है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये गृह मंत्री का एक तरीके का हमें धन्यवाद करना चाहिए। अमित शाह जी का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि कम से कम 100 साल से जो आरएसएस का एक छुपा हुआ चेहरा था, जो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, जो तमाम जो इनके आनुषंगिक संगठन हैं, जो अंदर अंदर जिनका एक गुप्त एजेंडा था और बाहर ये जनता को आप देखेंगे आज भी आरएसएस के अंदर देश में हजारों की संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में एससी, एसटी, ओबीसी के लोग काम कर रहे हैं। वो क्यों काम कर रहे हैं कि आरएसएस उनको यही बेवकूफ बनाने में सफल हो जाता है कि भाई हम तो एक भारत, ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जिसमें सब, हमारे यहाँ कोई जातिवाद नहीं है, हमारे यहाँ कोई, हम समरसता की बात करते हैं, ऐसे बरगलाता एक चेहरा दिखाया जाता है। दूसरा आप देखेंगे जब नारा भी भाजपा का चला था, सबका साथ सबका विकास, कितना बड़ा धोखा था। एक लोग इसी झांसे में आ गए कि सबका साथ सबका विकास। बाहर से जब पब्लिक सुनती है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि भाई ये तो सबका साथ कहने वाले, तो लेकिन भीतर भीतर वो अपने एजेंडे पर काम कर रहे थे आरएसएस, भाजपा के लोग, और वो दो मुहा चेहरा लेकर बराबर अपना चल रहे थे। लेकिन आज अमित शाह जी ने
बिल्कुल क्लियर कट ढंग से जो अपनी जो अंदर का उनका चेहरा था वो बाहर भी दिखा दिया। और इतने बड़े एक जो बुद्धिजीवियों का सदन कहलाता है, विद्वानों का सदन कहलाता है राज्यसभा, वहां पर इस बात को बिल्कुल क्लियर कट कह दिया कि भाई अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। क्या है ये अंबेडकर? मतलब तुमने एक फैशन सा बना दिया है, इतना नाम तो तुम भगवान का लो। यानी तुम क्या घटिया नाम ले रहे हो, क्या घटिया नाम का दौर चल पड़ा इस देश में। उस अमित शाह जी ने अपना बिल्कुल अंदर का जो हिडन एजेंडा उजागर कर दिया कि भाई हम इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। आपको मतलब भगवानमय होना चाहिए। जो हम चाहते हैं हिंदू राष्ट्र, जो यहाँ पर एक भाग्य और भगवान पर जो स्थापित व्यवस्था ये दिखाना चाहते हैं, जिसके आधार पर बेवकूफ बनाते हैं देश की जनता को, यानी आप उसकी जय जयकार करो। आप ये कहाँ अम्बेडकर के? तो इतना बड़ा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं है बल्कि नए भारत के निर्माता हैं। आज क्या था 100 साल पहले भारत, 75 साल पहले भारत कैसा था? जातियों में, वर्णों में बटा, 1400 रियासतों में बटा देश था, तो जिसमें नारी का कोई स्थान नहीं था, मेहनत कशों का कोई स्थान नहीं था, कारीगरों का कोई स्थान नहीं था। वो सबका भारत बनाया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में, ये बाबा साहब ने। तो वो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। और वो आप देख भी रहे होंगे इतने 3 दिनों से पूरे देश में क्या माहौल चल गया है। तो वो बाबा साहब का एक्चुअल स्थान पता चल रहा। तो हम अमित शाह जी का धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने अपना जो अंदरूनी चेहरा है, जो छिपा हुआ चेहरा था, उसे खुल के उजागर कर दिया। जो भारत का संविधान प्रेमी जो समाज है, मैं विशेषकर मैं मूल निवासी समाज की बात करूंगा, वंचित समाज की बात करूंगा, तो उसके लिए बाबा साहब का जो दर्जा है वो भगवान का दर्जा, जो भगवान से जो चीज़ अपेक्षा करता है आध्यात्मिक अगर क्षेत्र में हम देखें, तो वो सब कुछ जो अपने खुशहाल जीवन के लिए, अपने तमाम अपनी अच्छे जीवन के लिए, अपने अच्छे स्वाभिमानपूर्ण जीवन के लिए, शिक्षा, सब कुछ अपना जो एक मानव जीवन होता है, एक अच्छा जीवन जो है, वो इस समाज को बाबा साहब ने दिया है। तो बाबा साहब समाज इस तरह इसको किस तरह से ले रहा है, और आप चूँकि समाज से भी बहुत जुड़े रहते हैं, समाज से इसमें किस तरह की प्रतिक्रिया है? देखिए, फिर वही चीज़ है जो हम फिर पिछले हफ्ते भी जो हमारी चर्चा हुई थी, कि जो मैं यहाँ पर फिर वही बामसेफ को बीच में लाना चाहूँगा। क्यों मैं लाना चाहूँगा कि आप देखिए, आज हालांकि पूरे देश में राहुल गांधी को इस्टेब्लिश किया जा रहा, पूरे देश में दिखाया जा रहा, कांग्रेस बहुत उद्वेलित हो गई है, कांग्रेस बड़ी आहत हो गई है बाबा साहब के अपमान से। केजरीवाल जी बड़े आहत हो गए, केजरीवाल जी पूरा डंका पीट रहे हैं बाबा साहब का। तो वास्तव में अगर आप देखेंगे कि यदि बामसेफ ना बना होता, यदि ये चंद जो बुद्धिजीवी कर्मचारी जिन्होंने वास्तव में वो कर्ज उतारने की कोशिश करी, जब बामसेफ का जो जन्म हुआ उसको भी ये कहा जाता है कि जो बामसेफ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि बाबा साहब हम आपके धोखेबाज संतानों में शामिल नहीं होंगे। जो बाबा साहब ने आगरा में जो भाषण दिया था कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, तो चंद जो पढ़े लिखे जो बुद्धिजीवी थे जिन्होंने कहा आज हम 2 वक्त की रोटी आपकी बदौलत खाने वाले हो गए हैं, तो हम आपके धोखेबाज संतानों में शामिल नहीं होंगे। और उन्होंने बामसेफ बना के और ऐसा संगठन बनाया जो कर्मचारियों का ऐसा संगठन है जो कर्मचारियों के हित के लिए काम नहीं करता है, जबकि समाज को उसके वास्तविक इतिहास की जानकारी, जो वास्तविक महापुरुषों की जानकारी देने का काम कर रहा, उसी बामसेफ का ये कमाल है। नहीं तो कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से बाबा साहब के व्यक्तित्व को एक तरीके का हम कहें नेस्तनाबूद कर दिया था, दफन कर दिया था। हम बचपन में जब हम पढ़ते थे, कहीं डॉक्टर अंबेडकर हमको जानने, सुनने को, पढ़ने को नहीं मिलते थे। सिर्फ गांधी और नेहरू के अलावा कुछ नहीं मिलता था सिलेबस में। लेकिन जब बामसेफ बना है, बामसेफ को बनने के बाद आप देखेंगे जब चेतना का दौर आया है 90 में, फिर बाबा साहब को 90 के बाद भारत रत्न मिला। उसके बाद क्या उनका सब कुछ, उनकी किताबें थी, उनका साहित्य था, अन्य जो मूल निवासी महापुरुष, तो वो जो चेतना पैदा करी है उसका जितना थोड़ा बहुत असर है, बहुत ज़्यादा अभी नहीं हो पाया है, लेकिन थोड़ा सा असर जो हुआ है उस चेतना के असर ने ही ये कमाल किया। और आज भी वही लोग, भले ही वो अलग अलग दल बना के बैठे हैं, कई पार्टियां बना के बैठ गए, कई संगठन बना के बैठ गए, लेकिन जो बामसेफ ने उन सब में कैडर पैदा किया, चेतना पैदा करी है,
वो सारे लोग इस आंदोलन को हाथ में ले रहे हैं। अब ये ऐसा नहीं कि किसी राजनीतिक दल को इसका लाभ मिल जाएगा या वो इसे भुना ले जाएगा। ये सामाजिक चेतना का में एक परिवर्तित हो गया है और ये रुकने वाला नहीं है। आपने केजरीवाल जी का जिक्र किया, मैं प्रसंगवश से बात करना चाहूँगा कि जब केजरीवाल जी का मैंने भी यूट्यूब में उनका जो बाबा साहब की, भाई मैं बाबा साहब का संविधान मेरे लिए सबसे ऊपर है और सबसे बड़ा जो भक्त बाबा साहब का अगर है तो मैं हूँ। तो आपको याद होगा कि जब उनके एक जो शिक्षा मंत्री थे गौतम जी, राजेंद्र पाल गौतम का शायद नाम था अगर मैं सही बात कह रहा हूँ, तो उन्होंने जब 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब की दोहराई थी तो उनको इस्तीफा देने को बाध्य किया जाता। अल्टीमेटली उनको इस्तीफा देना भी पड़ा और अल्टीमेटली फिर उसके बाद जो है उनको पार्टी भी छोड़ दी गई। तो ऐसे ही और तमाम जो लोग हैं अवसरवाद के रूप में जो है इसको इस मौके पर बाबा साहब को वो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस जो मौका है इसको वो सोच रहे हैं कि हम भी इस बहती गंगा में हाथ धो लें। अभी जो तमाम जो हमारे विभिन्न दलों के में जो हमारे प्रतिनिधि रहते हैं और वो प्रतिनिधियों का अभी तक कोई प्रतिक्रिया हमको कुछ देखने को नहीं मिली, जबकि कभी भी कोई कार्यक्रम लगाया जाता, बल्कि आजकल जो तो ये दौर चल पड़ा है कि बाबा साहब के नाम को का माला को का प्रचार प्रसार करके इस वर्ग के वोट जो हैं वो लूट लिए जाएं। लेकिन आज एक मौका था कि वास्तव में अगर वो बाबा साहब को कितना मानते हैं, बाबा साहब को अगर वो उनका वास्तव में जो उनके प्रति सम्मान प्रेम रहता तो आज उनको इस कार्यक्रम की अगुवाई करनी चाहिए थी, उनको इस बात का विरोध करना चाहिए था। तो क्या मतलब आप क्या समझते हैं कि वो जो उनका जो प्रतिनिधित्व है और वो जो वहाँ पर उनका जो अस्तित्व है वो किस तरह से उनको उसको आप देखते हैं? देखिए, ये जो दल हैं इनका छटपटाहट सिर्फ इतने भर की है कि सत्ता हमारे हाथ में आ जाए। ये सत्ता आने के लिए अब आप देखेंगे भाई, वोट का राइट अगर इस मूल निवासी समाज को, इन मेहनत कशों को, इन मजदूरों को, इन किसानों को अगर वोट का अधिकार नहीं होता, इस गरीब को अगर वोट का अधिकार नहीं होता, ये आज कोई भी गरीबों मेहनत कशों की बात नहीं करते। वो तो ये वोटिंग राइट भी किस तरीके का, जो इतिहास को जानने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि जब वोट किसको अधिकार दिया जाए, जब ये भी चर्चा आई तो हमारे जो बड़े महात्माओं ने क्या सुझाव रखा था कि वो आय करदाता हो, मैट्रिक पास हो और कई एकड़ जमीन का मालिक हो। लेकिन वहां पर भी डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था भाई कि आम आदमी, हर भारत के नागरिक को वोट का अधिकार, वो जो इनको राइट मिला है उस वजह से आज इन्होंने ये देखा, एक तरफ इनको वोटिंग राइट मिला, दूसरी तरफ जो ये वामसेप के उन ईमानदार कर्मचारी, जो कुछ चंद कर्मचारियों ने ये जो माहौल बनाया देश में, जो चेतना का माहौल बनाया और बाबा साहब, डॉक्टर अंबेडकर और अन्य महापुरुष लोगों जन जन तक पहुंचने लगे, उसको कैश कराने के लिए ये लोगों की केवल छटपटाहट है। जबकि सच्चाई ये, अगर जहां केजरीवाल की बात करें, आप देखेंगे केजरीवाल ने दिल्ली नगर निगम में, दिल्ली में जो बड़ा नगर का क्षेत्र है वहां पर लाखों की संख्या में जो हमारे स्वच्छक भाई हैं, उनके परिवार हैं, उनका लाखों की संख्या में वोट है। उनका वोट कब्जाने के लिए चुनाव निशान तक झाड़ू लिया। लेकिन आप देखिए केजरीवाल की इतनी 2 बार मेरे ख्याल से सरकार रह गई है, लेकिन क्या उन्होंने उनको नियमित किया? क्या आज भी उनको परमानेंट किया? नहीं करेंगे। केवल ये वोट हथियाने के लिए चल रहा। वही इस समय भी कांग्रेस भी वही कर रही है। कांग्रेस का आप देख सकते हैं भाई, ये 75 सालों के आज तक उन्होंने जो ये शेड्यूल कास्ट का वोट जरूर लिया, मुस्लिमों के वोट, मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट के वोटों पर कांग्रेस ने राज किया, लेकिन इनको लीडरशिप में कहां तक पहुंचाया वो चेहरे आप राष्ट्रीय लेवल पे भी देख सकते हैं, स्थानीय। और दूसरा इनका चेहरा सबसे बड़ा, अगर ये सचमुच इन वर्गों के हमदर्द होते तो इनको अपनी पार्टी की मुख्य धारा में रखते, जबकि ये उनको मुख्य धारा में नहीं रखते। उनके लिए प्रकोष्ठ बना रखे। कांग्रेस में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ है, वही केजरीवाल ने कर रखा। इनके लिए अलग प्रकोष्ठ बना रखे, यानी महल हमारा रहेगा, बिल्डिंग हमारी रहेगी,
आप सर्वेंट क्वार्टर्स में रहेंगे ताकि आपकी हैसियत उतनी बनी रहे। उसको समझना पड़ेगा। और ये अभी सिर्फ इन्हें आज ये लग रहा है भाई कि बाबा साहब के नाम से एक बड़ा जनमत तैयार हो गया है, जनमानस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपना आदर्श मानता है। 14 अप्रैल को वो जयंती देश भर में, विश्व में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जो 14 अप्रैल की तरह जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, उसको भुनाने के लिए, उन वोटों को कब्जाने के लिए ये लोग का प्रेम और झूठा प्रेम, ये नाटक चल रहा है। इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं, और इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक बार ये समाज चला जाएगा, फिर धोखे में आएगा। होना कुछ नहीं है। ये लोग सिर्फ सत्ता को अपने हाथ में लेने के लिए ये कोशिश इनकी जारी है। इनका न बाबा साहब से कोई लेना देना है। जो आपने राजेंद्र पाल गौतम जी का उदाहरण बताया, सच्चाई यही है। अगर आज भी हम देखते हैं कांग्रेस में भी और सब आम आदमी पार्टी या भाजपा, इनमें जो शेड्यूल कास्ट के लीडर्स होते हैं, वो शेड्यूल कास्ट की बात इसीलिए नहीं करते हैं, उनको पता हम अगर शेड्यूल कास्ट की बात करेंगे अगली बार हमें टिकट भी नहीं मिलेगा। इन पार्टियों की सच्चाई ये है कि जो इनके हक की बात करता है, जो कैडर की बात करता है, जो बाबा साहब की बात करता है, उसे एक टिकट भी नहीं देते। संगठन में मुख्य पद तो रहा बहुत दूर की बात। इसीलिए वो सारे लोग डरे चुपचाप इनकी गुलामी करते हैं कि कहीं तो इन लोगों का वास्तविक चेहरा ये है। ये समाज को समझना पड़ेगा। इस वक्त एक बिल्कुल बीच में एक साफ विभाजन साफ साफ नज़र आने लग गया। विभाजन की जो रेखा है वो साफ साफ नज़र आने लगी। मतलब एक तरफ वो विभाजन की रेखा के एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को मानते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के विपरीत यानी कि मनुस्मृति को का जो है वो समर्थन करते हैं। तो ये जो इस वक्त का जो दौर है, इसको मतलब आप किस तरह से देखते हैं कि ये एक अच्छी बात है कि जो उन्होंने इसको जानबूझकर वहाँ कहा गया है, या ये जो है एक गलती से कहा गया स्टेटमेंट? देखिए, ये बिल्कुल जो बात ठीक है आपकी कि इस समय सीधे सीधे मनुवादी बनाम मानवतावादी भारत दो खेमों में बंट गया है। एक मनुवादी सोच है जो भारत को फिर से वही अंधकार युग में धकेलना चाहती है, फिर से वही जातियों, वर्णों, जो महिला विरोधी, मेहनतकश विरोधी, तमाम जो जनजातियां, पिछड़ी जातियां, जो अनुसूचित जातियां, इनके हकों को मतलब मार के, इनका सब कुछ छीन कर चंद मुट्ठी भर लोगों का भला करने वाली जो सोच है वो मनुवादी सोच है। एक सोच वो भारत फिर से बनाने को लालायित है। और दूसरी तरफ मानवतावादी भारत के निर्माण का जो दस्तावेज, जो भारत का संविधान है, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ है। और तमाम उसमें हमारे अन्य महापुरुष भी हैं। फूले साहब हैं, जिनको बाबा साहब ने कहा फूले ना होते तो मैं ना होता। फूले साहब ने ये चेतना का दौर शुरू किया। तथागत बुद्धा हैं 2500 साल पहले, कबीर हैं, नानक हैं, रैदास, तमाम महापुरुषों ने, पेरियार साहब हैं, जिनके दर्शन को बाबा साहब ने इस संविधान में वो किया। और वो किसी के विरोध में नहीं है। वो मानवतावादी भारत की बात करता है कि सबको उनका अधिकार मिले, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी या उसकी उतनी भागीदारी, यानी जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हक मिले। ये लोग जो मनुवादी लोग चाहते हैं, नहीं, आप सबका हक हमें मिले, आप केवल जिंदा रहो, आप केवल 5 किलो अनाज पे जिंदा रहो, आपको सस्ता अनाज दे देंगे, फ्री में कुछ अनाज दे देंगे, आप ये खाओ, जिंदा रहो, हमारा काम करो। तो आज सीधे सीधे भारत, वो दो भारत के उसमें लड़ाई में वो उनके हाथ में सत्ता है। मनुवादी इस समय सत्ता पे बैठे हैं, उनके पास मनी, मीडिया, माफिया तीनों हैं। दूसरा, उन्होंने, आप देख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उनके कब्जे में, जिसका शासन उसका प्रशासन। तीसरा, न्यायपालिका उन्हीं के कब्जे में, प्रभाव में, दबाव में है। और जो मीडिया है वो उन्हीं के लगभग ये कहा जाए इशारों में। तो लेकिन उसके बाद भी जो मानवतावादी भारत के पक्ष में जो चंद संगठन हैं, और जो संख्या में बहुत कम है, लेकिन वो आज इस रूप में सामने आ रहे हैं, तो वो हमें लगता है कि ये मानवतावादी भारत की लड़ाई भारी पड़ेगी। और मैं तो इस समय ये कहना भी चाहता हूं कि चाहे भूलवश हुआ या जानबूझकर हुआ, लेकिन जैसे भी हुआ, गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस देश के जो मेहनत कशों को, शोषितों को, वंचितों को, महिलाओं को इस समय एक बहुत बड़ा मौका दिया है। इस मौके को हमें बिल्कुल इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए, और हमें मांग करनी चाहिए कि गृह मंत्री माफी मात्र नहीं होता है,
माफी, कोई शब्द माफी से कुछ नहीं होता। आप इतने बड़े भारत के निर्माण को, विश्व रत्न को, जिसको पूरी दुनिया मानती है, उनका आपने सदन में अपमान किया। माफी मांगने से क्या होगा? आप पद छोड़ देंगे, उससे क्या हो जाएगा? आपने इतना बटोर लिया है, करोड़ों और अरबों खरबों रुपया आपने। चर्चा मैं आपको जी जी मैं चर्चा चूंकि के अंत में वीडियो लंबा ना हो पाए, हम इस बात की कोशिश करेंगे, जी, क्योंकि हमारा लास्ट वीडियो जो है कुछ लंबा हो गया था, तो उससे जो लोगों की प्रतिक्रिया थी कि इसको थोड़ा सा छोटा रखें, तो मैं माफ़ी आपसे चाहूँगा। मैं आपके कंक्लूसिव आपको चाहूँगा, मेरा हालांकि प्रश्न जो है हाइपोथेटिकल है कि बाय द वे अगर मतलब ये जो इनकी मंशा अगर पूरी हो जाती कि ये संविधान परिवर्तन करने की स्थिति में आ जाते, तो तब आज का भारत किस तरह का होता और हम किस तरह की स्थितियों में आ जाते। देखिए, वही भारत होता जो आप देख सकते हैं नोटबंदी में जब लोग लाइनों में मर रहे थे, कोरोना काल में कैसे लोगों को मारा जा रहा था, उनके ये तक कंप्लेंट आ रही थी, उनके पार्ट्स निकाल लिए, क्या क्या कर लिए, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आप देखेंगे उतना बड़ा पुलवामा में जांच की मांग ही मांग रह गई कि अगर उस समय सरकार ने कुछ एक्टिवनेस बरती होती, हमारे उतने जवान ने, कुछ भी नहीं होना था। लोग जैसे आज भी मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, उनके ऊपर पेशाब किया जा रहा है। उनकी हाथरस की वो बेटी का आप याद कर सकते हैं, कैसे पूरा प्रशासन ने जिसके साथ जिसका बलात्कार हुआ, हत्या हुई, उसका घर को छावनी बना दिया कि उसके घर वाले अपना दर्द भी। वही होता जब मनुवादी भारत बन जाएगा, फिर वही होगा। जो चंद मुट्ठी भर लोगों ने कुछ एक अपने मकान बना लिए, एक गाड़ी में घूम रहे हैं, उनके पास एक खाने पीने का ठिकाना हो भी गया, वो सब 2 मिनट में सब छीन छान लिया जाता, और ये वही कल्पना कर रहे थे। लेकिन अब इनके वो अरमान पूरे नहीं होंगे, क्योंकि मानवतावादी भारत के निर्माण के पसंद करने वाले लोग काम पर जुट गए हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि जो मानववादी भारत है और हिंदू राष्ट्र जो है एक दूसरे का पर्यायवाची। बिल्कुल। तो हम अपनी चर्चा जो है इसी मोड़ पे खत्म करते हैं, इसी नोट पे हम आगे खत्म करते हैं। आगे हम किसी और विषय के साथ फिर से आपके हाजिर होंगे। जय भीम, जय भारत। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।